नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पाठ 28 पारिवारिक आय का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 में हमने पूर्ण पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमने विभिन्न प्रकार की आय के बारे में पूर्ण जानकारी ले ली है, नोटबुक में लिख लिया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पुनरावृत्ति करके तैयार रहिएगा अभ्यास प्रश्नों के लिए, तो आइए अब हम इनके अभ्यास प्रश्न करके देखते हैं कि हमें पूरा अध्याय कितना समझ में आया और कैसे कैसे हमने और याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही, पारिवारिक आय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपकी अमौद्रिक आय के सब डिवीजन हैं, वो मेन डिविजन्स नहीं है। पारिवारिक आय के स्रोत हैं लगान, ग्रेच्युटी, मजदूरी। ये सब मैंने 13 पॉइंटों में पढ़ाए थे। इसका मतलब उपर्युक्त सभी आपकी पारिवारिक आय के संसाधन हैं। फिर आता है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, जो कि एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पारिवारिक आय, लेकिन इसके अंतर्गत कहलाता है पारिवारिक की वास्तविक आय, जो हमको पूर्ण रूप से वस्तुएं और सेवा के रूप में प्राप्त होती है। फिर आता है मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है सेवाओं से, आत्मा के संतोष से, मुद्रा से या वस्तुओं से। होता है आत्मा के संतोष से, दिमाग से और दिल से। जहाँ पे संतोष शब्द आ गया, वहाँ मानसिक आय अपने आप आ ही जाता है। आइए देखते हैं। आय वृद्धि के साधन है धन का उचित उपयोग, समय का सही उपयोग, घरेलू उद्योग धंधे, उपयुक्त सभी। इन सभी कार्यों को करके हम अपना आय वृद्धि का साधन बना सकते हैं। आइए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले वस्तुओं और सेवाओं को वास्तविक या मौद्रिक आय कहा जाता है। पुस्तक की बिक्री के अनुपात में प्रकाशक द्वारा दी गई धनराशि रॉयल्टी कहलाती है। मानव की असीमित आवश्यकताएं हैं, जिन्हें वह सीमित आय द्वारा पूरी करता है। हमारी इच्छाएं तो अंततः क्षितिज की तरह बड़ी होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से ही परिपूर्ण करना होता है। मुद्रा ही क्रय शक्ति एवं विनिमय का माध्यम है। मुद्रा या पैसा ही आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है। आइए देखते हैं। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वस्तु अथवा सेवाओं की मुद्रा के बदले प्राप्त किया जाता है। अप्रत्यक्ष अंतर्गत हमें पैसा खर्च करके ही हमें सेवाएं लेनी होती है। आइए आप कुछ सवालों के जवाब देखें। पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। पारिवारिक आय निम्न 3 प्रकार की होती है। आर्थिक या मौद्रिक आय। और मौद्रिक आय वह होती है जो पैसे के रूप में कोई भी परिवार एक निश्चित अवधि में कमाता है, चाहे वो रॉयल्टी से हो, किराए से हो, मकान से हो, वेतन से हो, लाभ से हो, बोनस से हो, कुछ भी हो। जो भी मौद्रिक रूप में वो एक निश्चित अवधि में किसी भी कार्य को करके आर्थिक धन अर्जन करता है, उसको मौद्रिक आय कहा जाता है। फिर और इसके अंतर्गत ग्रॉस और कैंडल ने कहा है, मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त की जाती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है वास्तविक व अमौद्रिक आय। ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार वास्तविक आय या अमौद्रिक आय वह होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उस प्रवाह को है जो एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े हो, चाहे वो उसको बिना मुद्रा खर्च करके मिलती हो। किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली समान
या सेवा को वास्तविक आय कहते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवार या तो अपने परिवार के व्यक्ति, मित्रों आदि से प्राप्त करता है या फिर मुद्रा खर्च के करके सुविधा प्राप्त करता है, जैसे मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तकालय, पार्क इत्यादि। ये सभी अपनी मुद्रा आय व्यय करनी पड़ती है। इसी के अंतर्गत दो कैटेगरी है प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह होती है जो सुविधाएं हम बिना मुद्रा खर्च करे प्राप्त होते हैं, जैसे घर के बगीचे के आपके फल, आपके पुस्तकालय, आपका पार्क, पैतृक संपत्ति। ये सभी वह सुविधाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको कोई भी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त होती है, तो उसको प्रत्यक्ष आय कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आती है अप्रत्यक्ष आय। ये वह सुविधा या वस्तुएं होती है जिसके अंतर्गत उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें हमारी आय का कुछ भाग को खर्च करना पड़ता है और वो सुविधा प्राप्त करनी होती है। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है मानसिक आय, संतोष आय। निकोलन डॉर्से के अनुसार मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन के उपयोग या वास्तविक आय से प्राप्त होती है। यह आय व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर करती है। यदि गृहिणी पर खर्च सोच समझकर प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करेगी तो परिवार की मानसिक आय में वृद्धि होगी। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से आत्मा के संतोष से प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें किस चीज़ से संतुष्टि प्राप्त होती है, वो मानसिक आय के अंतर्गत आती है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। पारिवारिक आय के मुख्य 4 स्रोत के बारे में लिखिए। पारिवारिक आय के मुख्य 4 स्रोत। परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, जिसके माध्यम से वह धन उपार्जित करता है। पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। वो है वेतन, जो कि हमको पूरा महीना अपना कार्य या अपनी सेवाएं प्रदान करने से जो महीने के अंत में प्राप्त होता है उसको वेतन कहा जाता है। इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वेतन वृद्धि आमतौर पर वार्षिक होती है। वेतन में महंगाई भत्ता, मकान किराया, यात्रा भत्ता, वाहन सुविधाएं इत्यादि सम्मिलित होती है और वेतन हमारे परिश्रम, अनुभव, पढ़ाई सब पर आश्रित होती है। फिर आता है मजदूरी, जिस कार्य के अंतर्गत हम शारीरिक श्रम प्रदान करते हैं और ये प्रतिदिन के अनुसार आपको प्रदान करी जाती है और ये जगह जगह पर भिन्न होती है और इनके संग कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए सरकार ने इनकी बेसिक वेजेस या बेसिक मजदूरी तय कर दी गई है और ये आपको दिन के अंत में प्राप्त हो जाती है। ब्याज, व्यक्ति के पास कई बार जमा पूंजी का विनियोग करने के हेतु ये करता है। इसके बदले वो जो अपनी जमा पूंजी या जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास पड़ा है उसको लोगों के पास उधार दे देता है और उस उधार के उपलक्ष्य में, उसके अगेंस्ट में वो कुछ ब्याज उनसे लेता है, चाहे वो 4% हो चाहे वो 10% हो। तो वो जो 4 या 10% पैसा उनसे उस पर वसूल रहा है वो ब्याज कहा जाता है। और ये परिवार की बची हुई पूंजी यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दी जाए तो भी ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कम या अधिक हो सकता है, यह जमा की हुई पूंजी पर निर्भर करता है। ब्याज के रूप में प्राप्त आय सामान्य वेतन और मजदूरी से भी कम होती है और ब्याज की दर समय समय पर घटती और बढ़ती रहती है, निरंतर समान नहीं रहती है। इसके अंतर्गत आता है लगान या किराया। भूमि पर खेती करने के बदले में प्राप्त की गई राशि को लगान कहा जाता है और मकान या कंपनी या फैक्ट्री या कोई होटल किराए पे देके जो किराया वसूल किया जाता है उसको किराया कहा जाता है। आय वृद्धि के साधनों को समझाइए। पारिवारिक आय वृद्धि के साधन व तरीके। परिवार की आय वृद्धि के प्रमुख तरीके हैं। आय के वृद्धि के तरीके हैं महिला द्वारा आर्थिक योगदान करना। महिला आजकल पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, तो अगर वो अच्छे से और बराबर पढ़ी लिखी है तो वो बाहर जाके पुरुष के बराबर नौकरी कर सकती है, अन्यथा घर में रहकर किसी
गृह लघु उद्योग को स्थापित कर कर भी वो धनोपार्जन करने के लिए हाथ बटा सकती है और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकती है। इसके अंतर्गत आता है दूसरा पॉइंट, समय का उचित उपयोग। समय एक अत्यंत सीमित साधन है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जना हो, हमको सिर्फ 24 घंटे ही मिलेंगे एक दिन में। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को पास तो 24 घंटे हैं और आपके पास सिर्फ 12 घंटे या 48 घंटे हैं। समय सबके लिए समान है। घड़ी अपने अंतराल पे बराबर दूरी पे चलती चली जाएगी। तो इसके अंतर्गत एक महिला को चाहिए कि वो यथासंभव सारा काम समय पर ख़त्म करके, समय का सदुपयोग करके ट्यूशन पढ़ा सकती है, घर पे कुछ उद्योग स्थापित कर सकती है या कुछ हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाकर भी सेल कर सकती है, जिसके अंतर्गत वो घर बैठे धनोपार्जन कर सकती है। फिर आता है उपलब्ध धन का विवेकपूर्ण व्यय। हमने एक तो धनोपार्जन करा और एक जो हमारे पास पैसा है उसका बहुत ही स्मार्टली खर्चा करा तो भी वो आपका आय के अंदर ही काउंट होगा। उसके अंतर्गत आता है धन की मितव्ययिता। हाँ, धन की मितव्ययिता नहीं करनी चाहिए। जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से लिस्ट बनाकर ही खर्च करें। अभी मन करा और जाके उठ के खर्च करने चल दिए, ये नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्ची को चेक करना चाहिए। फिर आता है धन का व्यवस्थापन करना। सीमित आय में अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु मितव्ययिता को कंट्रोल करके धन का पूर्ण रूप से व्यवस्थापन करें। धन की उचित विनियोग। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु आय का कुछ हिस्सा इस तरह निवेश करना चाहिए जिसके कुछ धनराशि ब्याज या लाभांश के रूप में भविष्य में मिलती रहे, जैसे उसका धनोपार्जन चलता रहे। तो इस पाठ के अंतर्गत आशा करती हूँ कि आपने विभिन्न प्रश्नों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया होगा और समझा होगा और अब आप परिपूर्ण तरीके से याद करेंगे। अल्पकालीन टारगेट को पूर्ण करके दीर्घकालीन टारगेट के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो पढ़ते रहिए और निरंतर अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।